चलो, तो अपन ने कल तक देखा था कि कैसे एक इमेज बनती है पॉइंट ऑब्जेक्ट की और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की। अब हम देख रहे हैं कुछ और नई बातें जो किससे रिलेटेड है, प्लेन मिरर से। तो बुक में पढ़ोगे, वहां मिलेंगी तुम्हें कुछ थोड़े बहुत बेसिक। पहली चीज क्या, कि जब भी हम प्लेन मिरर में कोई चीज देखते हैं, जब भी प्लेन मिरर में बेसिकली इमेज बनती है ना, अब हम खुद को देखने की बात ना करें, किसी भी चीज की प्लेन मिरर में जब इमेज बनती है तो दो चीजें होती है वहां पे। पहली चीज ये होती है कि जितनी दूरी पर, जैसे ये मिरर है और ये हमारा ऑब्जेक्ट था, तो जितनी दूरी पर मिरर से ऑब्जेक्ट होता है इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये जो दूरी है यहां से यहां तक की, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है ना, मतलब ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूरी पर होता है, इमेज भी मिरर में उतनी ही दूरी पर दिखाई देती है। ठीक है ना, सिर्फ दिखाई देती है, होती तो कहना नहीं चाहिए क्योंकि रियलिटी में वहां कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली उतनी ही दूरी पर दिखाई देती है। ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बढ़ती जाती है, इमेज की डिस्टेंस भी बढ़ती जाती है। तो ये पहली बात होती है जो प्लेन मिरर में जब किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है तो हमें देखने को मिलती है। क्लियर है ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है जिसका नाम कहलाता है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, ठीक है, ये क्या करता है, ये लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर देता है। कभी अगर तुम्हें विराट कोहली को लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हुए देखना हो, ठीक है, अगर कभी तुम्हें एक्सपीरियंस करना हो कि विराट कोहली अगर लेफ्ट हैंड बैट्समैन होता तो किस तरह खेलता, तो कुछ ज्यादा नहीं करना है। क्या करना, एक मिरर लेना और उस मिरर को इस तरह लेके आना कि टीवी में जो कुछ भी चल रहा है उसकी इमेज मिरर में बन रही हो। ठीक है, कभी करके देखना, ये मैंने किया है। मैंने युवराज सिंह को राइट हैंड बैटिंग करते हुए देखा था और सचिन तेंदुलकर को लेफ्ट हैंड, उस जमाने में मैंने किया था जब मैं छोटा था। तो अभी अगर तुम्हें करना हो तो तुम विराट कोहली को राइट हैंड बैटिंग करते हुए लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हुए देख सकते हो। तो इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, कि अगर मिरर के सामने खड़े होगे तुम अपनी भी इमेज देखोगे और अपना लेफ्ट हैंड अगर इस तरह ऊपर उठाते हो या अपने लेफ्ट हैंड से कोई एक्टिविटी करते हो, तो जो इमेज तुम्हारे सामने है उसका राइट हैंड वो एक्टिविटी कर रहा होगा। कभी ध्यान से ऑब्जर्व करना, जो इमेज है उसका जो राइट हैंड है वो एक्टिव हो चुका होगा जब तुम्हारा लेफ्ट हैंड कोई एक्टिविटी कर रहा होगा, और जब तुम्हारा राइट हैंड एक्टिव होगा तो वहां इमेज का लेफ्ट हैंड एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये ही चीज कहलाती है लेटरल इन्वर्जन, साइड वाइज इन्वर्जन। लेटरल मतलब साइड वाइज, इन्वर्जन मतलब अपोजिट हो जाना। तो बेसिकली इसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो इसी कारण से जो तुमने देखा होगा एम्बुलेंस अक्सर उल्टा लिखा जाता है उसके आगे, ताकि जब हम, है ना, अब मैं उल्टा नहीं लिख पाऊंगा, मैं बस बता रहा हूं। तो एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है, टाइम लगेगा, बेसिकली लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो उल्टा इसीलिए लिखते हैं ताकि जब कोई आगे गाड़ी जा रही है उसको अपने, है ना, साइड व्यू मिरर में दिखाई दे पीछे जो एम्बुलेंस आ रही है, तो वो सीधा पढ़ने में आए, क्योंकि जहां जो अक्षरों की इमेज बनने वाली है वो उल्टी बनेगी। तो ये कभी तुमने किया नहीं होगा घर में, हैरान हो जाओगे तुम लोग ये करके, कि अपना नाम लिखना एक पेपर पे, अच्छे बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना पेपर में, या एक बड़ी बोर्ड स्लेट कुछ हो उस पर लिखना और उसको मिरर में देखना, और तुम उसको पढ़ नहीं पाओगे, तुम अपना नाम नहीं पढ़ पा रहे होगे, ये पोजीशन होगी। ठीक है, हाँ, अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब चीजें होती है जब हम ऐसा आता है। ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक ठीक ठीक, समझ गया, मतलब वो एनटीएससी में भी आएगा वो, मिरर इमेज और वाटर इमेज। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो वही चीज है ये। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट है कि एम्बुलेंस को भी जो सारे अक्षर हैं वो उल्टे बनाए जाते हैं लेफ्ट राइट इन्वर्जन की वजह से। ठीक है, तो ये सारी बातें जान लेने के बाद अब हम चलते हैं एक और टॉपिक जो अगले टॉपिक में जाने से पहले जरूरी है, वो है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, और वो भी यही अब तक जो हमने सीखा है उसकी मदद से आराम से समझ में आ सकता है। बेसिकली अब तक तुमने रियल इमेज का अभी तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, मतलब पढ़ा नहीं है, तो देखना तो अभी छोड़ दो, पढ़ा नहीं है, क्योंकि प्लेन मिरर से जितनी भी इमेजेस बनती हैं वो कैसी होती है, प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। ठीक है ना, हमेशा, ऑलवेज वर्चुअल। तो प्लेन मिरर के केस में अभी हम रियल को महसूस नहीं कर पाएंगे, बस इसी बात को समझना है। तो रियल इमेज का कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसा समझो कि तुम्हारे सामने अभी एक मिरर आएगा, एक मिरर है, तुमने उसको अपने सामने रखा, ठीक है, और अब तुम देख रहे हो मिरर में तुम्हारी इमेज बनी नहीं रही, तुम्हारा चेहरा मिरर में दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हैरान हो जाओगे ये देखिए कि तुम्हारे बगल में दीवार पे, तुम दीवार के आसपास खड़े, तो तुम्हारे पीछे दीवार थी, दीवार पे तुम्हारा चेहरा बन रहा है जो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, जो तुम्हारी आंखें आगे हैं, बट कोई और इंसान बोलेगा तुम्हारी इमेज पीछे दीवार पे दिखाई दे रही है। एंड इट विल हैपन, कभी करके देखना, ये होता है। ठीक है, तो ये
जो पीछे दीवार पे तुम्हारी इमेज बन गई, उस समय पर दीवार जो काम कर रही थी, वो दीवार काम कर रही थी एक स्क्रीन का, ठीक है ना। तो तुम्हारी इमेज बन तो रही थी, बट इस मिरर में नहीं बन रही थी। इस मिरर के जो रिफ्लेक्शन की वजह से, कल हमने देखा था इमेज कहां बनती है, जहां पर मैं ऑब्जेक्ट हूं, तो मेरे मुझसे टकरा के जो इंसिडेंट रे यहां पहुंची, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां भी मिलेंगी वहां इमेज बनेगी। तो कल हमने देखा था प्लेन मिरर में जो रिफ्लेक्टेड रेस थी वो पीछे मिल जाती थी, आगे कभी नहीं मिल सकती थी। लेकिन कुछ मिरर ऐसे हैं जिनमें इमेज पीछे ना बनके, मतलब जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पीछे की तरफ ना मिलके इस तरफ वापस आ जाती है और यहां कहीं मिलती है पीछे की तरफ। और इस वजह से जो इमेज बनती है वो एक स्क्रीन पे बनती है। वैसे तो हवा में तैरती रहती है, जिस जगह पे वो आपकी इमेज हवा में तैर रही है, ध्यान से सुनना, अभी हम देखेंगे हवा में तैरेगी, तो हवा में तैरती हुई इमेज को अगर कोई स्क्रीन मिल जाए उसी जगह पर जहां पर वो इमेज हवा में तैर रही है ना, तो उस जगह पर जो इमेज बनेगी वो कहलाएगी रियल इमेज। क्योंकि ध्यान से सुनो, हवा अगर वो सरफेस का काम कर पाती, इमेजिन, जस्ट इमेजिन, हवा अगर एक सरफेस का काम कर पाती तो वहां पर एक दूसरा मैं खड़ा दिखाई दे रहा होता। समझ पा रहे हो इस बात को? वहीं उसी जगह पर हवा में एक झूठी इमेज है, मैं एक नकली फॉर्म में वहां पर मिल जाऊंगा तुम्हें, ठीक है। ऐसा कई बार देखने को मिलता है कई जगहों पर, जैसे सूरज को दिखाई देते हैं जब हम समंदर या बहुत दूर खाली सड़क पर होते हैं इस तरह, तो वहां पर एक इमेज और बन जाती है उसकी दूसरी। तो बिल्कुल वैसी चीज देखने को मिल रही होती है और इसीलिए उसको बोलते हैं रियल इमेज। क्योंकि जो सुनना, मिरर में जो मैं हूं वो वहां पर सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ठीक है ना, वो है नहीं वहां पर, रियलिटी नहीं है मिरर के अंदर। लेकिन जो यहां है वो रियलिटी है, एक तरह की रियलिटी है, समझ रहे हो ना, एक मैं हूं और एक वो भी है। और अगर अब एक प्लेन मिरर सामने ले आया जाए तो वहां पर दो इमेजेस बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। ध्यान से सुनना, जो अब मैं एक्टिविटी बोल रहा हूं, ये मैं हूं यहां पर, है ना, यहां मिरर लगा हुआ है और इमेज कहीं पीछे बन रही है मान लेते हैं इसकी वजह से। तो अब अगर सामने एक और मिरर ले आया जाए, प्लेन मिरर, तो उसमें दो इमेजेस बनेंगी, एक मेरी और पड़ोस में एक और कोई मेरे ही जैसा इंसान। तो ये सब कॉन्सेप्ट किसकी वजह से आते हैं? रियल इमेज की वजह से। तो रियल इमेज का सिंपल सा मुद्दा ये है कि मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रेज मिरर के सामने ही कहीं मीट कर जाती हैं। कल हम देख रहे थे मिरर से टकराने के बाद, एक एग्जांपल से बात करें जल्दी समझ में आएगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के या पॉइंट ऑब्जेक्ट का भी ले सकते हैं। तो अगर हम इस हेड की इमेज बना रहे थे तो एक तो हमने ये लाइन ड्रॉ की थी, ये इंसिडेंट रे थी, तो ये एज इट इज रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और एक हमने यहां एक लाइन ले ली थी मान लेते हैं, तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से यहां कहीं जाएगी। अब ये रिफ्लेक्टेड रे तो यहां जा रही है ये वाली, और ये वाली यहां जा रही है, कभी नहीं मिलेगी। तो हेड की इमेज कहां बनने वाली थी? हेड की इमेज यहां बनेगी। यानी मेरे पास जो दो रिफ्लेक्टेड रेज थी, एक ये वाली रिफ्लेक्टेड रे 1 R1 और ये R2, ये दोनों कभी नहीं मिल सकती थी सच में, इसीलिए इन्हें पीछे की तरफ ले जाया गया और वहां ये मिली। तो इस तरह की इमेज होती है वर्चुअल। लेकिन कुछ केसेस में ये R1 और R2 यहीं आके मिल जाएंगी, जो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, और उस समय पर बन रही होगी रियल इमेज। ठीक है, तो इतना मेरे को लगता है क्लियर हो गया होगा। और वर्चुअल इमेज की कुछ एग्जांपल्स से बात करें तो मिरर के अंदर जो हम इमेज देखते हैं, और रियल के एग्जांपल की बात करें तो सिनेमा स्क्रीन पे जो हम देख रहे हैं वो काफी कॉम्प्लिकेटेड वे में ही सही, लेकिन एक रियल इमेज होती है। काफी कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसके पीछे, इतना सिंपल नहीं है जैसा अभी हम हवा में एक रियल इमेज को क्रिएट कर रहे थे, बट काफी हद तक वो एक कॉम्प्लिकेटेड वे में रियल इमेज को प्रेजेंट करने का तरीका है। तो सिनेमा स्क्रीन पे जो तुम एक्टर्स और इन सबको देख रहे हो, है ना, इवन ऐसे समझो कि वही एक्टर शाहरुख खान अपनी ही मूवी थिएटर में देख रहा है, तो ये पॉसिबल है, क्योंकि समझ रहे हो शाहरुख खान भी है और थिएटर की स्क्रीन पर एक और शाहरुख खान है, वो भी एक्टिव है ना, ही इज ऑल्सो वर्किंग। तो कुछ लेंस की करामात है बीच में, कैमरे की करामात है, बट जो स्क्रीन पर इमेज हम देख पा रहे हैं वो एक रियल इमेज है। तो ये हम रियल लाइफ में कहा हमने वर्चुअल इमेजेस महसूस की है, देखी है, या रियल इमेजेस देखी या महसूस की है, उनके बारे में समझ गए होंगे। अब अपन चलते हैं बिल्कुल अल्टीमेट टॉपिक की तरफ। 10th क्लास में लाइट या रिफ्लेक्शन नाम से किसी चैप्टर को लेकर आने का जो मुख्य मकसद है उस पर बात करेंगे। क्या है मेन मकसद? दो स्पेशल मिरर्स, दो स्पेशल तरह के मिरर्स, बेसिकली एक ही तरह के मिरर हैं, उसके दो टाइप हैं। पहला है कॉनकेव, दूसरा है कॉन्वेक्स। लेकिन इनका जो पेरेंट है वो कौन है? स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना, ध्यान से सुनना, कौन सा मिरर? स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले क्या करना है अपन को इसके लिए, अपन ले रहे हैं स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन स्फेरिकल मिरर को दो तरीके से यूज करेंगे।
तो स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं, पहले तो इनको कॉनकेव और कॉन्वेक्स को इस पर बात करेंगे। दो टाइप है ना, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। इतना वैसे कभी बचपन में सुना भी होगा, अब डिटेल में जाएंगे। तो कॉनकेव क्या है और कॉन्वेक्स क्या है। तो क्या करना है अपन को, देखो एक स्फीयर लो। अब मैं बोर्ड पे 3D नहीं बना सकता, क्या बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनना है। स्फीयर बोला है, सर्कल नहीं बोला है। सर्कल 2D होता है। तो ये जस्ट इमेजिन करो ये एक स्फीयर है, फुटबॉल है, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, इसको कट कर लो यहां से इस तरह, ठीक है। पूरा सेंटर से भी कट कर सकते हो, बिल्कुल डायमीटर से। लेकिन अभी हमने एक कॉर्ड के अलोंग कट किया है, किसी एक कॉर्ड के अलोंग इसको कट कर दो सच में। अच्छा, एक और खास बात क्या याद रखनी है, ये स्फीयर अंदर से खोखला है, हॉलो है, सॉलिड नहीं है, ठीक है ना। तो हॉलो स्फीयर है, खोखला, समझ गए। अब हमने इसको कट किया तो ऑलमोस्ट एक ऐसा सरफेस दिखाई देगा, ये है ना, इस तरह का सरफेस हमें दिखाई दे रहा होगा, जैसा एक चम्मच का इनर पार्ट दिखाई देता है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, कॉनकेव। लेकिन अभी ये कॉनकेव मिरर नहीं है, अभी हम इसके सिर्फ कॉनकेव पार्ट को देख रहे हैं। अगर हम इस तरफ से देखने की कोशिश करते हैं, अगर हम बाहर से देख रहे हैं, तो ये हम इसके कॉन्वेक्स पार्ट को देख रहे हैं। किसी को ही समझना है पहले, ये इसका कॉन्वेक्स पार्ट है, और यहां से जब हम देखते हैं तो ये इसका कॉनकेव पार्ट है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बनता कैसे है, तो मान लेते हैं अब हमने ये स्फीयर हटाया, लेकिन याद रखना है कि सब कुछ हो कहां से रहा है, स्फीयर से। वापस अभी स्फीयर पे आना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने एक स्फीयर को कट कर लिया, और कट करके जो पोर्शन मिला उसको इस तरह निकाल के रख लिया। ओके, नेक्स्ट अब हम इसको पेंट किस तरफ से करते हैं, क्योंकि कल हमने देखा था ये तो अभी सिर्फ एक ग्लास था, हॉलो ग्लास स्फीयर था। अब हमने इसको ऐसे में पेंट किया, तो मिरर वाला काम किस तरफ से होगा, कॉनकेव पार्ट से होगा। पीछे वाली साइड से तो हो नहीं सकता, क्योंकि पीछे हमने पेंट कर दिया। तो क्योंकि कॉनकेव पार्ट मिरर की तरह बिहेव करेगा, बेसिकली रिफ्लेक्शन करेगा, रिफ्लेक्शन के लिए अब कॉनकेव पार्ट जिम्मेदार होगा, तो हम इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। क्लियर। और उसी तरह अगर हमने इस मिरर को ऐसे में रख लें, या ऐसे में मत रखो, चलो जैसा देखा था वैसे ही रखो, ऐसा रखा लेकिन पीछे से पेंट कर दिया, समझ गए अंतर है दोनों में। तो ये जो मिरर है वो रिफ्लेक्शन कहां से करेगा, बाहर से करने वाला है इस तरफ से, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो इतनी जानकारी के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। अब चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही हो, कोई सा भी हो, कुछ बातें दोनों में कॉमन होंगी, क्योंकि दोनों ही कॉमन है ऑलमोस्ट ना, दोनों जो आए हैं जिस जगह से वो तो सेम थी, सिर्फ पॉलिश करने का अंतर था, जिसकी वजह से दोनों का नाम और काम बदल गया, नाम और काम बदल गया। ओके, तो कौन कौन सी बातें हैं जो इनमें कॉमन है। तो सबसे पहली चीज जो हमें स्फेरिकल मिरर पढ़ते समय, स्फेरिकल मिरर क्योंकि दो तरह के हैं, हम एक ही नाम लेंगे, स्फेरिकल मिरर पढ़ते समय कुछ बेसिक बातें जो दोनों ही तरह के स्फेरिकल मिरर में काम आती है वो क्या है। तो सबसे पहली चीज आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसी भी स्फेरिकल मिरर की बात करें, इसकी या इसकी, बार बार नहीं बोलूंगा, उसमें सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बिना किसी मिरर की पहचान ही नहीं हो सकती, समझ गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मिरर को पहचानने के लिए, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल आर से। ये है फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक। सॉरी गलत लिख दिया मैंने, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट रेडियस, फर्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, इसके बिना शुरू नहीं कर पाएंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय सी। नेक्स्ट फिर आएगा पोल ऑफ द मिरर, सब पे बात करेंगे एक एक करके। तो पोल ऑफ द मिरर किसे डिनोट करेंगे, पी से। फिर आएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे डिनोट करेंगे आर से। फिर आएगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसका कोई नाम नहीं है। फिर आएगा प्रिंसिपल फोकस, डिनोट करेंगे कैपिटल एफ से। और फिर आएगी फोकल लेंथ। ये छह बातें एक एक करके अगर समझ गए तो बहुत आराम से दोनों तरह के मिरर समझ पाओगे। फोकल लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, ठीक। छह चीजें, क्या क्या है ये छह चीजें, कैसे कैसे काम आएंगी एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे देखना है, अब हम कॉनकेव के लिए बात करेंगे पहले।
तो कॉनकेव मिरर पहले एक स्फीयर से काट के निकाला था हमने, वापस से एक स्फीयर बनाई है। रुको एक मिनट, मैं पहले इंक फिल कर लूं जरा, फिर अपन आगे बात करते हैं इस पे। हाँ दिव्यांश, क्या हुआ? आ जाएंगे, अभी देखते हैं। वो रिकॉर्डिंग तो देख ही लेंगे नहीं तो। यश दिव्यांश, यश का, यश कहाँ चला गया? हम्म, चलो तो आगे बढ़ते हैं। चलो तो सबसे पहले अपन बात क्या कर रहे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। तो क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना? सबसे पहले वही स्फीयर बनाओ, कांच का खोखला, फॉलो। अब जब ये स्फीयर है तो एक बात तय है कि इसका एक सेंटर होगा, हर स्फीयर का सेंटर होता है। तो यहां कहीं इसका सेंटर मान लेते हैं और यहां से इसको कट कर दो, तो ये बन गया हमारा मिरर। और मान लेते हैं कॉनकेव बनाना, तो हमने यहां से इसको पॉलिश किया हुआ है। तो सेंटर जो इस पूरे स्फीयर का था, वही सेंटर इस मिरर का भी सेंटर होगा। ठीक है? तो उसी तरह अब मान लो एक और बड़ा स्फीयर है, ये छोटा स्फीयर है, और थोड़ा सा छोटा स्फीयर लिया, ठीक है, और उसमें से कोई मिरर काटा, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां आएगा। यानी उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली उससे पास आएगा ना, रेडियस, ये रेडियस होने वाली है, अभी हम थोड़ी देर में रेडियस पर बात करेंगे, तो वो रेडियस इस तरह निकालेंगे। पहले सेंटर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किस तरह बताया जाता है, ध्यान से सुनना है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, ये तो हम ढूंढना चाह रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो अभी तुमने डेफिनेशन शुरू की है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ये सी है, is the center of that sphere of which the mirror is a part। ये पीछे के शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला हमने? द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। डेफिनेशन क्या कह रही है कि किसी भी स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर असल में उस स्फीयर का सेंटर होता है जिस स्फीयर से ये स्फेरिकल मिरर निकाला गया है, या जिस स्फीयर का ये स्फेरिकल मिरर हिस्सा है, ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। यानी कि अब अगर हम इसको बाहर ले जाके देखें, तो ये अगर मेरा मिरर है ना, ऑलमोस्ट हमने सही बनाया, सेम ऐसा ही मिरर है, तो इसका सेंटर यहां कहीं आएगा, है ना। और इसके लिए क्या कर सकते हो, अगर इसको सही से देखें
तो एक वर्चुअली इसके आसपास एक स्फीयर तैयार कर लो। अगर आपको सिर्फ मिरर दिया हुआ है तो उसके आसपास एक वर्चुअल स्फीयर तैयार करो और उस स्फीयर का सेंटर ढूंढ लो, जो कि 9th क्लास में सर्कल चैप्टर में सिखाया गया है। उस सर्कल के कॉन्सेप्ट से ही स्फीयर का सेंटर भी ढूंढ सकते हैं। तो जो सेंटर मिलेगा वो इस मिरर के सेंटर का भी काम करेगा। हालांकि डायरेक्टली हमें ये चीजें गिवन होती हैं, ऐसा कोई फाइंड करने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मिरर अगर गिवन है तो उस मिरर से, है ना, उसका सेंटर कैसे ढूंढा जाता है, इस पर हमने बात की। नेक्स्ट आता है पोल ऑफ द मिरर। तो सेंटर हम समझ गए यहीं से। अब आता है पोल। पोल की सबसे सिंपल डेफिनेशन है, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, है ना। पोल के पहले एक और डेफिनेशन समझ सकते हो, उसकी कोई खास जरूरत नहीं होती, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है तो उसको यहां समझे। ये मान लेते हैं मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है और ये ऐसे में देख रहे हैं हम। तो ये जो इसका पूरा हिस्सा है, ये पूरा रिफ्लेक्टिंग हिस्सा, ये अंदर से देखे तो ये पूरा हिस्सा, क्योंकि लाइट यहां भी गिर सकती है, ये पूरा मिरर है ना, तो यहां भी गिर सकती है, यहां भी जा सकती है, यहां भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। तो इस पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं, अपर्चर। अपर्चर, है ना, स्पेलिंग लिख देता हूं मैं। तो कह सकते हैं वो यहां पे सेकंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बन गई है, APERTURE, अपर्चर। ठीक है। तो अपर्चर क्या होता है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। ठीक है, बेसिकली पूरा मिरर का हिस्सा जो हम देख पाते हैं। ये अगर ऐसा मिरर है हमारा कॉनकेव, तो ये पूरा हिस्सा जो हमें दिखाई दे रहा है, ये पूरा हिस्सा अपर्चर कहलाता है। ओके, तो पोल ऑफ द मिरर की डेफिनेशन और क्या बन जाती है, द मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर यहां इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। अपर्चर का भी जो मिड पॉइंट होता है उसे पोल कहते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझाऊं कि मान लो इस तरह की एक कटोरी है। जस्ट इमेजिन करो कि कटोरी ऑलमोस्ट इस तरह के शेप में होती है। तो इस कटोरी को जब हम जमीन पर रखेंगे, ऐसे, ये है कटोरी इस तरह कॉनकेव मिरर जैसी, इसको जमीन पर रखा, तो जमीन पर जब रखेंगे तो इसका सिर्फ एक पॉइंट है, यहां देख पा रहे होगे, ये एक पॉइंट है जो जमीन को टच कर रहा होगा, सबसे बॉटम पॉइंट। और कटोरी ऑलमोस्ट एक फ्लैट वे में यहां रखी हो जाएगी, फ्लैट नहीं होगी, फ्लैट वे में रखी हो जाएगी, ऐसी तिरछी नहीं होगी, ऊपर नीचे ऊपर खाबड़ नहीं जाएगी, सिंपल सीधी रखी हो जाएगी। तो वो जो सबसे नीचे का पॉइंट है वही कहलाता है पोल। तो अब इस तरह तीन बातें सीख गए हम, ठीक है ना, सेंटर, अपर्चर, पोल। अब इन तीन की मदद से, है ना, हालांकि तीन नहीं दो ही बोलेंगे क्योंकि अपर्चर की मदद से पोल को सीखा जाता है। ठीक है, अब सेंटर और पोल की मदद से क्या डिफाइन होती है, रेडियस। ठीक है, हालांकि इसको सेंटर और पोल के अलावा कई और तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। पहली बार, क्योंकि पोल यहां है तो सेंटर और पोल के बीच की जो दूरी है उसको ही बोल सकते हैं रेडियस। क्योंकि जिस तरह सेंटर डिफाइन किया गया है इस मिरर का, उसी तरह इस मिरर की रेडियस भी डिफाइन की जाएगी। तो डेफिनेशन क्या होगी, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। सेम डेफिनेशन, बस सेंटर की जगह रेडियस लगा देना है। यानी कि किसी भी स्फेरिकल मिरर की रेडियस उसी सर्कल की रेडियस होती है या उसके बराबर होती है जिस सर्कल से इस मिरर को निकाला गया है। और शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन कैसे आती है, सीपी, है ना, द डिस्टेंस सीपी इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। जहां पे सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी पोल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रिंसिपल एक्सिस। उससे पहले एक मैसेज है वो जरा चेक कर लेते हैं। दिव्यांश क्या हुआ, अच्छा तुमने अभी थोड़ी देर पहले मैसेज किए होंगे शायद, मैंने अभी देखे। हाँ, तो सीपी इज द रेडियस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के लिए सी और पी की खास जरूरत है, रेडियस के लिए सीपी की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, हम एक और डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द अपर्चर ऑफ द मिरर। ऐसे भी तो बोल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे हम अपर्चर पे सेंटर को मिलाएं तो जो दूरी होगी वो रेडियस ही कहलाएगी। हालांकि पोल भी अपर्चर का ही पॉइंट है, तो हम सीपी को भी रेडियस की तरह डिफाइन कर सकते हैं, है ना, बहुत सिंपल है। तो ये है मेन चीज। ठीक है, तो अब हम आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। रेडियस के लिए कई और डेफिनेशन आ सकती है, हालांकि सीपी सबसे कॉमन है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अब आती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या है, अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड पोल। एक ऐसी लाइन जो सेंटर और पोल दोनों से पास करती है। यहां तुम्हें दोनों चाहिए, सेंटर से भी और पोल से भी। इसको वहां ड्रॉ करेंगे, एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, कॉनकेव।
अब उसका सेंटर यहां कहीं आता है, हमें पता है ये सेंटर है, तो ये सेंटर है, तो यहां पोल है और पोल एक ही होता है, तो सेंटर और पोल दोनों से जाने वाली लाइन वो एक ही लाइन हो सकती है। समझ में आता है ना? मैथ में हमने एक बात पढ़ी थी, देयर इज डैश लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। कितनी लाइन दो पॉइंट से पास कर सकती है? अगर आपके पास दो पॉइंट है तो कितनी लाइन उनसे पास कर सकती है? अरे दो पॉइंट से बेटा, ठीक है। एक पॉइंट है तो उससे अनंत लाइनें पास कर सकती है, सिर्फ एक पॉइंट है तो उससे अनंत लाइन पास करेंगी, ठीक है। ऐसे मान लो यही, नहीं नहीं मैंने दो बोला, तो अगर आपके पास दो गिवन पॉइंट है, आपको दो यूज करने हैं, तो सिर्फ एक ही लाइन होती है जो उनसे पास कर सकती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या है? अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द मिरर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस की एक ही डेफिनेशन है, अ लाइन पासिंग थ्रू सी एंड पी, हालांकि पूरा पूरा नाम लेना है, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये बहुत काम की चीज होती है, दिख रही होगी ना वहां, मिरर को बिल्कुल बराबर दो हिस्सों में बांट देती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और इस पर अभी और बहुत सारी बातें होंगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। अब आता है प्रिंसिपल फोकस, एक एक करके चलना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर सबसे पहले आएगा क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है, ठीक है। एक बार और डिफाइन कर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। किसी भी स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो उस मिरर का उस स्फीयर का सेंटर, उस हॉलो हॉलो स्फीयर का सेंटर जिसको काट के मिरर बनाया गया है, उस स्फीयर का सेंटर ही क्या हुआ आदि? तो आवाज आ रही है कि नहीं? हम्म कोशिश कर ध्यान से सुनने की, है ना। मैं समझ सकता हूँ नेटवर्क तो कमजोर होगा, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एक करके मैं वापस से डेफिनेशन बता रहा हूँ, बस यही समझनी है। अगर ये समझ गए तो ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से चैप्टर की फिर से आगे की चीजें सीख पाओगे। और ये एक के बाद एक चलती है, सबसे मेन चीज जो मैं बोल रहा हूँ वो एक के बाद एक है। सबसे पहले सेंटर आता है, उसके बाद अपर्चर आता है, और एक एक करके सब आते जाते हैं फिर। तो सबसे पहले सेंटर क्या है? सेंटर क्या है? तो देखो, ये रहा मिरर, ये इधर से इधर तक मैंने कट कर दिया है, तो ये रहा मिरर। अब इस मिरर का कोई सेंटर पूछ रहा है, तो भाई बहुत मुश्किल काम है ना, इसका सेंटर कैसे बताएं? सेंटर नॉर्मली क्या लगेगा कि यार ये मिरर है तो कोई पी को सेंटर बोल देगा, पोल को। अगर ऐसा मिरर है तो सेंटर यहां बता देगा, ये गलत है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द सेंटर ऑफ दैट हॉलो स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। तो जिस मिरर से आपने, जिस स्फीयर से आपने मिरर काट के निकाला है, उस स्फीयर के सेंटर को ही आपके मिरर का सेंटर भी कहा जाएगा। सिंपल भाषा में ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट अपर्चर, तो अपर्चर को इस तरह बताया था कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर ये कॉन्केव मिरर है तो इसका पूरा का पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि कहीं भी इंसिडेंट रे आ सकती है, मिरर है ना ये पूरा, तो इंसिडेंट रे कहीं भी आएगी, तो जिस भी सरफेस, जिस जगह पर इंसिडेंट रे गिर सकती है उसको अपर्चर कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर। नेक्स्ट है पोल। पोल क्या है? मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर, है ना। अपर्चर का बिल्कुल बीच वाला पॉइंट, ये सेंटर वाला यहां, ये, ठीक है। यहाँ कोने वोने में नहीं जाना है, ये बिल्कुल बीच वाला पॉइंट। जैसे ऐसे में देखे तो सबसे बॉटम पॉइंट। तो कई तरीके इसको डिफाइन करने के, वो होता है पोल। नेक्स्ट है रेडियस। तो रेडियस के लिए कितनी सारी डेफिनेशन बनाई जा सकती है, लेकिन सबसे कॉमन है पी और पी की दूरी, और वो समझ में आती होगी कि क्यों रेडियस की डेफिनेशन है। लेकिन मुद्दे की बात, इस मिरर की रेडियस कैसे निकाले हैं? आम आदमी को समझ में आएगा कि भाई ये कॉन्केव मिरर है, इसकी रेडियस मतलब क्या होता है? तो रेडियस का मतलब तब समझ में आएगा ना जब किसी इंसान को पता हो कि कॉन्केव मिरर पहले एक स्फीयर था, फिर कॉन्केव मिरर बनाए, तो इस स्फीयर की जो रेडियस थी वही इस कॉन्केव मिरर की रेडियस होगी। तो अल्टीमेटली जिस तरह सेंटर की डेफिनेशन आई थी, वैसे ही रेडियस की डेफिनेशन आएगी, ठीक है। क्या डेफिनेशन आएगी? द रेडियस ऑफ कर्वेचर of a spherical mirror is the radius of that sphere of which the mirror is a part। किसी स्फेरिकल मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर की रेडियस के बराबर होती है जिस स्फीयर से मिरर को कट करके निकाला गया है, या जिस स्फीयर का हिस्सा हमारा मिरर है, ठीक है। तो ये इसकी मेन डेफिनेशन जो बुक में मिलेगी। हालांकि अपन और डेफिनेशन क्या बना सकते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड अपर्चर,
द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द अपर्चर इज कॉल्ड रेडियस, ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। फिर आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के लिए जरूर सी और पी दोनों चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। एक ऐसी लाइन जो सी और पी दोनों से पास कर जाए, मतलब सी और पी को तो टच करे ही करे, उसके आगे पीछे भी हो, पास करे दोनों से, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो अभी हम ऊपर ड्रॉ करके रखे हुए हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है फोकस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। हाँ, पोल कुछ भी नहीं था, मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर। अगर अपर्चर समझ में आ गया तो मिड, ठीक है। तो ये अगर मेरा पूरा अपर्चर है, तो इसका ये मिड पॉइंट, ये वाला जहां पर देखो मार्कर टच करेगा, ये कहलाएगा पोल। ठीक है, यहां से देखें तो ये यहां, क्लियर है, ये कहलाता है पोल। ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया था कि अगर एक मिरर है, ऐसा स्फेरिकल मिरर है या कोई कटोरी जैसा कोई सरफेस है, उस जैसा कुछ ऑलमोस्ट हो, तो उसको जब जमीन पर रखोगे, किसी भी फ्लैट सरफेस पर रखोगे, तो जिस पॉइंट पे वो टच करेगा उस फ्लैट सरफेस को, वही उसका पोल कहलाएगा। ठीक है ना, तो मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर काफी आसानी से उससे समझ पाओगे। ठीक है, तो अब आ रहे हैं प्रिंसिपल फोकस पे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, वहीं से देखेंगे ऊपर से। प्रिंसिपल एक्सिस है, अब देखो इस मिरर पे, ये मिरर मान लो ऐसे ही लग गया, दीवार में लगा दिया, इसी तरह फिक्स हो गया किसी तरह से, ऐसे ही। तो अब इस पे लाइट कैसे कैसे डाली जा सकती है? तो कैसे भी डाल दो, किसी ने यहां से टॉर्च जला दी, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, लाइट जाएगी, ऐसे पहुंचेगी और टकराएगी, कुछ होगा, बात की बात है। लेकिन लाइट ऐसे जाएगी, लेकिन हमें कैसे भेजनी है अभी, क्योंकि हमें फोकस की बात करनी है, तो लाइट कैसे भेजनी है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब बिल्कुल सामने से टॉर्च जलानी है, बिल्कुल स्ट्रेट, सो दैट लाइट रेज इस तरह ट्रेवल करें, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऐसा ट्रेवल चाहिए अपन को। ठीक है, कि इंसिडेंट रे आए तो ऐसे आए, चाहे एक नहीं 10 आए, ये भी आए तो पैरेलल ही आए, है ना, ऑलमोस्ट पैरेलल मानना। डायग्राम में जब तुम बनाओगे तो पैरेलल ही बनाने, बिल्कुल सही से ये। ठीक है, ऐसा करना है। तो डेफिनेशन क्या है फोकस की? प्रिंसिपल फोकस, इसकी डेफिनेशन क्या है कि वो पॉइंट जिस पर पैरेलल रेज, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद गुजरती हैं, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। फिर तो सुनना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली इंसिडेंट रेज जब मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती हैं, तो वो सारी रेज एक कॉमन पॉइंट से गुजरती हैं, और उस कॉमन पॉइंट को ही फोकस कहते हैं। ध्यान से देखना कैसे। देखो, मान लो ये एक लाइट रे नहीं, एक क्रिकेट बॉल है, एक क्रिकेट बॉल, और ये मिरर नहीं, एक दीवार है इस तरह की, उसी कर्व में एक दीवार है। तो जब ये क्रिकेट बॉल बिल्कुल सीधी जा रही है सपोज, तो जब उस दीवार से टकराएगी तो क्या इमेजिन करते हो, वापस सीधी आ पाएगी? ग्रेविटी को इग्नोर कर देना, क्योंकि अगर ये सीधी जा पा रही तो ग्रेविटी नहीं है ना। इसी तरह अपन ने ऐसी फेंकी, ऐसी चली गई, वो तो ग्रेविटी की वजह से नीचे चली जाती है। जब बॉलर बॉलिंग करता है तो वो फेंकता तो बॉल को सीधा है, ठीक है ना, लेकिन ग्रेविटी की वजह से बॉल सीधी जाने के साथ साथ नीचे भी आने लगती है। तो अभी मान लो ग्रेविटी नहीं है, तो जिस तरह तुमने बॉल को फेंका था, क्या बॉल वैसी की वैसी वापस आ पाएगी? अगर मिरर ऐसा है या दीवार ऐसी है सामने, तो ध्यान से सोचना क्या होगा, वो बॉल सीधी नहीं आएगी, वो बॉल ऐसी जाएगी, इस तरफ कहीं मुड़ जाएगी, है ना, क्योंकि दीवार का सरफेस ही ऐसा है, ये होगा। ठीक है, अच्छा ये बॉल जो दूसरे नंबर पे है, वो थोड़े कम कर्व पे टकराएगी, उधर तक थोड़ा फ्लैट हो गया है मिरर, है ना, कर्व कम है, तो क्या होगा, वो थोड़ा कम मुड़ेगी, ऐसा करेगी यहां से और मुड़ के यहां से जाएगी, ऐसी जाएगी, ठीक है ना, ऑलमोस्ट इस तरह का कुछ काम होगा। और ये वाली लाइन जब यहां से जाएगी, ये वाली जो बॉल थी, ये जब जाएगी तो ये भी इस तरह ही मुड़ेगी कि इधर निकलेगी। समझ पा रहे हो? और ये सब की सब प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से होके गुजरी, और वो सेम पॉइंट था प्रिंसिपल एक्सिस पे, और इसी पॉइंट को कहते हैं फोकस। ठीक है ना, ये कैपिटल एफ। तो कैपिटल एफ कहां पाया जाता है? सी और पी के बीच में। कितना बीच में? बिल्कुल बीच में, ये ध्यान रखना। तो अभी हम आखिरी टॉपिक में इसकी बात करेंगे कि सी और पी के बिल्कुल बीच में होता है, क्योंकि उससे फोकल लेंथ डिफाइन होगी। उससे पहले लेकिन फोकस की डेफिनेशन,
तो फोकस की डेफिनेशन जैसी बुकिश डेफिनेशन है वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, फिर भी मैं कोशिश करता हूं उसको फ्रेम करने की। द लाइन एक मिनट रुको। द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रेज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर कन्वर्ज एंड पास थ्रू इट। रुक जाओ जस्ट मैं बुकिश डेफिनेशन बता देता हूँ, बुक है अपने पास। तो वैसे जो लोकल डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी कि क्या मतलब होता है ना फोकस का। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आपने लाइट रेज भेजी तो मिरर से टकराने के बाद वो सारी लाइट रेज एक कॉमन पॉइंट से गुजरेंगी और उस कॉमन पॉइंट को फोकस कहेंगे। ये तो हो गई लोकल डेफिनेशन। फोकस डेफिनेशन देख लो। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट है। The principal focus of a concave mirror is a point on its principal axis. ये फिक्स बात है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होता है, ऊपर नीचे नहीं होता। ठीक है, पहली चीज इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस। क्या लिखा है? टू विच ऑल लाइट रेज पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो सारी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी और उसके पास थी। आगे कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। कन्वर्ज कर जाती हैं रिफ्लेक्शन होने के बाद कॉन्केव मिरर से। तो अब इसको पूरा समेट रहे हैं डेफिनेशन को। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जिस पर वो सारी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास थी और उसके पैरेलल थी मिरर से कन्वर्ज होने के बाद गुजरती हैं, उसी पॉइंट को फोकस कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है बुकिश। तो दोनों तरीके से ऑलमोस्ट सेम बात कही जा रही है ना, कि फोकस कैसे डिफाइन करना है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट होता है जहां पर वो सारी रिफ्लेक्टेड रेज मिल जाती हैं जो उन इंसिडेंट रेज से बनी थी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी। इस तरह हम इसको याद रख सकते हैं। तो ये हो गया फोकस। और इसके बाद फोकल लेंथ, आखिरी चीज। तो फोकल लेंथ कहलाएगी फोकस और पोल की दूरी। ध्यान सुनना, सीधे मत निकाल देना, क्योंकि फोकल लेंथ का मेन उद्देश्य किससे है? मिरर से। तो इसलिए एफ पी इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। एफ पी, द डिस्टेंस एफ पी इज कॉल्ड फोकल लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। ठीक है। और अब सबसे खास बात कि एफ पी जिसको हम कैपिटल स्मॉल एफ से डिनोट कर रहे हैं और सीपी जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इन दोनों में एक रिलेशन है कि सीपी एफ पी का डबल है, बिकॉज एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सीपी। जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि फोकस सी और पी के बीच में होता है। और कितना बीच में होता है? तो बिल्कुल बीच में होता है। ये खासियत होती है फोकस की। एक बार आपको सेंटर मिल चुका है तो पोल तो बहुत मुश्किल है ही नहीं। वैसे भी पोल तो ऑलरेडी मिरर पे ही है। तो उन दोनों का जो मिड पॉइंट है, एक बार आपको प्रिंसिपल एक्सिस मिल जाए तो उसके पे सी और पी का मिड पॉइंट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इन दोनों बातों को समेटते हुए जो रिलेशन आता है वो है फोकल लेंथ स्मॉल एफ इज हाफ ऑफ द रेडियस एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। ठीक है ना, क्योंकि आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिसको हम सीपी कहते हैं, लेकिन सीपी नहीं बोलना है। रिलेशन एफ और आर में दिया जाएगा। ठीक है। तो इतनी बातों के बाद अब, क्योंकि कॉन्केव के लिए सब कुछ सीखा है, कॉन्वेक्स के लिए भी बिल्कुल सेम है, बस कुछ शब्द बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? ध्यान से सुन लो जल्दी से। तो दोबारा जब हम कॉन्वेक्स पे जाएंगे तो दोबारा ये सब बातें रिपीट नहीं करनी होंगी। अभी पूरा अरेंजमेंट तैयार है, यही कहीं देख सकते हैं। ये स्फीयर था, इसको हमने कट कर लिया और इसको कहां से पेंट कर दिया? अंदर से। तो बन गया कॉन्वेक्स। कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी करना था। लेकिन अभी भी इस कॉन्वेक्स मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, या पहले सेंटर, सॉरी है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पहला, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? वही सेम चीज। अब बात यह है कि लाइट इधर से आएगी क्योंकि रिफ्लेक्शन बाहर से हो रहा है, लेकिन फिर भी इस मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो पीछे हो जाएगा, जिससे हम आगे बात करेंगे कि क्या किस तरह इसको देखा जाए। लेकिन सेंटर होगा वही जहां से हमने अभी कॉन्केव के लिए समझा था। तो बस अंतर इतना है कि कॉन्केव मिरर का सेंटर उस मिरर के सामने होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता है यहां पे। लेकिन कॉन्वेक्स में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से पीछे होता है। बस इतनी सी बात है। अब इतनी सी बात से बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें हो जाएंगी, वो देखेंगे क्या। दूसरा क्या है? पोल। पोल वही सेम टू सेम, मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर।
ठीक है, अपर्चर बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। तो मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर पोल, 3 बातें खत्म। रेडियस वही सेम कहानी, सेंटर और पोल की दूरी, मतलब रेडियस भी कहाँ है, मिरर से पीछे है, आगे तो हो ही नहीं सकती। तो ये रेडियस हो गई, ये पी हो गया, ये सी हो गया, सब सही चल रहा है। ठीक, आगे प्रिंसिपल एक्सेस वही सेम कहानी, लेकिन प्रिंसिपल एक्सेस दोनों तरफ एक्सटेंड भी होती है, तो वही एक्सटेंडेड, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। तो ये प्रिंसिपल एक्सेस भी समझ में आ गई, सेम वही बात। हालांकि सब कुछ उस तरफ से होगा है ना, ऑब्जेक्ट वहां होते हैं इसमें। प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, प्रिंसिपल फोकस, बस यही यही खेल समझना है। प्रिंसिपल फोकस क्या है, वही सेम डेफिनेशन जो ऊपर थी कि मिरर पे जब भी लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आएंगी, तो एक तो आई रही है, मैंने बनाई इस तरह, ठीक है, एक और भेज दो ऐसे में, ये सब इस मिरर से टकराने के बाद आगे ही बढ़ा दें इसको भी, जब वापस जाएंगी रिफ्लेक्ट होके, तो ये सब बिखरेंगी, दूर जाएंगी, है ना, समझ सकते हो। ये डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है, डाइवर्ज, क्योंकि फैलाता है। और ऊपर वाला जो था वो कन्वर्जिंग, ये याद रखना, बताया नहीं मैंने, कन्वर्जिंग। कॉनकेव को कहते हैं कन्वर्जिंग, क्योंकि ये समेटता है, कन्वर्ज करना, इकट्ठा करना, और ये डाइवर्जिंग, और वो उनके काम से समझ में आ रहा है, तो ये वाला डाइवर्जिंग है। तो अब ये सारी रिफ्लेक्टेड रे तो दूर बिखर रही है, तो ये कहां मिलेंगी, वहां तो नहीं मिलेंगी, कहां मिलेंगी, पीछे। तो इसको भी पीछे खींच दो और इसको भी पीछे खींच दो, यहां कहीं मिलेंगी, और ये क्या कहलाएगा, फोकस, वही सेम तरीके से। ठीक है, तो इसको एक बार और थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखा दूं, ये ऐसा दिखेगा। पहले तो हम मिरर को इस तरह देखेंगे, वहां पे मैंने उल्टा मिरर रखा है, ऐसा होता है ना, पॉलिश यहां से होता है, यहां से पॉलिश्ड है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइट रे आएगी और ये भी आएगी, चाहे कितनी भी भेज दो, यहां से भी भेज दो, तो ये सारी लाइट रेज टकराने के बाद ऐसी हो जाएंगी, बिखरेंगी, ये थोड़ा कम बिखरेगी, ये इधर चली जाएगी। अब ये सब कहां मिलेंगी, इधर मिलेंगी, बैकवर्ड है ना, थोड़ा सही से बनाएंगे तो यहां, तो यहां कहीं सेंटर था, ये भाई साहब पोल थे, तो ये फोकस होगा, और फोकस भी पीछे होगा मिरर के, ऑब्जेक्ट यहां है ना, लाइट वाइट सब इस तरफ से आ रही है, लेकिन फोकस पीछे होता है। तो इस पर भी आगे बात होगी, लेकिन समझ में आ गया होगा फोकस होता है। इसको कैसे देखेंगे, पीछे वाले फोकस को क्या बोलते हैं, आगे वाले फोकस को क्या बोलते हैं, वो टॉपिक बाय टॉपिक देखेंगे। और नेक्स्ट है फोकल लेंथ, तो पूरी कोई सेम चीज, पी और एफ की दूरी, और घूम फिर के फिर से पी और एफ की दूरी, पी और सी की दूरी का आधा है, मतलब ये रिलेशन ना केवल कॉनकेव के लिए बल्कि कॉन्वेक्स के लिए भी ट्रू पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने क्या देखा है, मिरर की इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, एक मिरर के अंदर क्या क्या चीजें होना होती तो है ही, उनके बारे में जानना जरूरी है, ताकि हम इस तरह के मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है उसको समझ सकें। ठीक है ना, तो आज के टॉपिक में कोई डाउट हो तो बताओ। दिव्यांश, ऑल इज वेल। यस, और तुम पार्टीशन में आए हो, हाँ पार्ट्स में आए थे, पार्ट्स वाला काम क्या करोगे, वीडियो ही देखना पड़ेगा पूरा रिकॉर्डेड, ठीक है। तो आराम से, हाँ क्या हुआ, क्या करना पड़ेगा, काय में, कुछ भी नहीं, कन्वर्जिंग मतलब क्या है कि जो लाइट रेज को पास ले आए, यहां पे अभी भी देख सकते हो, ये 3 रेज अपन ने भेजी थी, ये तीनों जब जा रही थी तब दूर दूर थी, लेकिन मिरर से टकराने के बाद देखो लगातार पास ही आती जा रही है, यही है ना, तो उसी को तो बोलते कन्वर्जिंग, कि मिरर ने सारी रेज को पास ले आया, कन्वर्ज कर दिया। और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये जितनी दूरी पे वो थी उससे भी और दूर कर दिया, ठीक है ना, ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। कन्वर्जिंग का देखो, कन्वर्जिंग क्यों नहीं बताया था मैंने यहाँ पे स्पेरिकल में, क्योंकि स्पेरिकल से कन्वर्जिंग का कोई लेना देना नहीं है। कन्वर्जिंग का लेना देना कब शुरू होता है, जब वो मिरर रिफ्लेक्शन शुरू कर देता है, समझ गए ना। इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलना तब शुरू होता है जब हम इस मिरर पे लाइट देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो 6-7 बातें थी, ये लाइट देखने से पहले जाननी थी, तो थोड़ा सा डिफरेंस समझ रहे हो ना। तो फिर हमने लाइट क्यों फेंकी, एक सवाल पूछना चाहिए कि हमने अभी लाइट क्यों फेंक दी। तो लाइट फेंकनी कब पड़ी, 6वें नंबर पे, ध्यान समझ लो इस बात को ही। प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन ही क्या पे बेस्ड है, लाइट के जाने, टकराने और फिर वापस आने के ऊपर।
देख सकते हो फोकस की डेफिनेशन अदरवाइज बना ही नहीं पाओगे। तो अभी हमने लाइट को सही से फेंकना शुरू किया नहीं है, अभी तो सबने एक तरह से लाइट फेंकी है, कई और तरीके से लाइट फेंकी जाएगी, ठीक है। और लाइट फेंकने का मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा सामने, ठीक है ना। लाइट तो अपने आप टकरा के मिरर में चली जाएगी उससे, जैसे तुम मिरर के सामने खड़े हो जाओ तो ऑब्जेक्ट आ गया, अब लाइट तो जाएगी मिरर में, ठीक है ना। तो सेम चीज अभी कल होगी, लेकिन अभी के लिए बस एक बात समझ लो, बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि कन्वर्जिंग क्यों आ गया बीच में। तो कन्वर्जिंग का लेना देना बेसिकली तब शुरू होता है जब वो रिफ्लेक्शन करना शुरू कर दे, और वो अभी समझ में आ गया होगा क्योंकि फोकस के चक्कर में हमने थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन तो सीख ही लिया कि ये मिरर हमेशा लाइट को पास लाता है, जितनी दूरी पे लाइट रेज आ रही थी उससे भी पास हो जाएंगी जब इस मिरर से मिलेंगी, जबकि इस मिरर से मिलते ही लाइट रेज और फैल जाएंगी, दूर चली जाएंगी, और उसको डाइवर्जिंग कहते हैं, ठीक है। और कोई डाउट बताओ। अब वो डाउट नहीं होता बेटा। चलो, तो अब एक काम करना, रिकॉर्डेड लेक्चर और देखना आराम से, तो और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। पूरा पूरा देखना पड़ेगा आराम से, आज तो जरूर हुए है ना, जरूरी हो गया है। और ये 7 बातें आराम से समझ लेना, ताकि कल अपन फिर कॉनकेव पे है ना इमेजेस बनाना शुरू करेंगे। तो इतना तो समझ गए होंगे कि इमेज बनाना क्या है ना, अलग अलग तरीके से लाइट फेंकेंगे कल कॉनकेव पे, ठीक है। चलो तो फिर एंड कर रहा हूं मैं।